हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय राज पुरोहित। आज हम बात करेंगे रिलेटेड टू द पॉवर्टी इज रिमेनिंग थिंग। लाइक in last video we talk about the poverty estimation, the different committees which and the recommendation for the poverty estimation, and NSSO's, the way NSSO's data collection and the method, different method, the uniform recall method, mixed reform method, modified mixed reform method. So right today we will talk about more about our approach will remain how to fight with the poverty and why there is so much poverty in India. So we start. This is our economic concept clearance series, and I am trying here to clear the basic concepts which require for the UPSC to approach the questions in prelims as well as math. Okay, so yesterday we talked about the last two committees which were in 2005 Tendulkar committee was there, and 2012 or 12 to 14 Rangarajan committee was there. So Rangarajan committee was last time, and the government committee was working on the last time of the UPA government, and then government had changed, so it was not properly implemented the recommendation of this committee. But anyhow, we should read about this committee and their recommendation. Okay, so if we talk about the recommendation of the Tendulkar committee, so according to Tendulkar committee's poverty line 2011-12 के बेसिस पे, अगर हम तेंदुलकर कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे जाए तो रूरल की पॉवर्टी लाइन है वो 816 रुपीज़। उन्होंने इन्फ्लेशन बेस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का बोला था, उन्होंने बोला था फूड प्लस नॉन फूड के लिए। सो नॉन फूड के लिए तेंदुलकर कमेटी ने बोला था एक तो हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए। सो उसके बेसिस पे रूरल का पॉवर्टी लाइन है वो 816 है। 816 पर पर्सन अगर पर मंथ में उस वो नहीं अर्न करता है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। 816 एंड अबव करता है तो पॉवर्टी लाइन के अपर है, APL एंड BPL। ओके, एंड फॉर द अर्बन इट वाज 1000 पर पर्सन पर मंथ। अगर हम बात करें रंगराजन कमेटी का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, उन्होंने 3-4 बातें बोली थी। एक तो उन्होंने बोला था कि मिक्स्ड मॉडिफाइड मिक्स्ड रिफॉर्म रिकॉल सर्वे होना चाहिए, ठीक है जी। तो और दूसरा उन्होंने बोला था कि फूड प्लस नॉन फूड प्लस उन्होंने प्रोटीन फैट के लिए एंड कन्वीनियंस एंड हाउसिंग रेंट का भी बोला था। सो ये इसका मतलब है कि ये तेंदुलकर कमेटी से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। सो इस सेइंग कि अगर 972 अगर रूरल के लिए है, सो अगर रूरल पर्सन इज नॉट अर्निंग 972 per month, then he is under poverty line, below poverty line, and same for the urban 1407. Okay, so this is for the quick understanding कि उन कमिटीज के रिकमेंडेशन को अगर फॉर्मलाइज किया जाए तो पोवर्टी लाइन कहाँ पर होगी। ओके, अब ये सब होने के बाद में एक लिमिटेशन है। हमने जो 6 कमिटीज के रिकमेंडेशन देखे डिफरेंट, सो उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो उस पर लिमिटेशन क्या है। जब NSSO डाटा कलेक्शन करता है तो उसमें रिकमेंडेशन आता है। बेसिक पहला तो ये होता है कि आप सब्सिडी अकाउंट नहीं कर पाते हैं कि पर हाउस होल्ड को कितनी सब्सिडी मिली है, कौन से हाउस होल्ड को। सो नॉट अकाउंटेड वाइल द हेड काउंट रेशियो। जब BPL का आप हेड काउंट रेशियो करते हैं तो उस टाइम में सब्सिडी को अकाउंट करना सबसे मुश्किल काम होता है। सो इट वॉज नॉट अकाउंटेड एज इन द प्रॉपर मैनर। सेकेंड है NSSO क्लेम्ड मेनी टाइम अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड। जब गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा सर्वे के लिए जाते हैं तो जनरली हाउस होल्ड अंडर रिपोर्ट करते हैं उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो दैट मे बी वन इश्यू फॉर द complete and comprehensive data collection.
सो अल्टरनेटिव मेथड क्या हो सकता है? अल्टरनेटिव मेथड में जैसे अमर्त्य सेन ने, उन नोबेल लॉरिएट्स है, उन्होंने दिया था, उनका बहुत पॉपुलर है कैपेबिलिटी डेप्रिविएशन। उनका कहना ये था कि ह्यूमन फ्रीडम वो एंड मीन्स ऑफ डेवलपमेंट है। उन्होंने डेवलपमेंट के लिए बेसिक जो बात लिखी थी ह्यूमन फ्रीडम के बारे में बोला था। सो उन्होंने बोला था पर कैपिटा ह्यूमन फ्रीडम, उन्होंने बोला था पर कैपिटा जीडीपी इज नॉट ए राइट वे टू चेक योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो उन्होंने बोला था कि अगर उनके हिसाब से अगर कुछ सोशल वर्क, सोशल रिचुअल्स अगर किसी को परफेक्टली फ्रीली चॉइस के हिसाब से, उसकी परफॉर्मेंस प्रीफरेंस के हिसाब से अगर वो फ्रीडम उसमें उसको फंक्शन नहीं कर पाता एज पर हिज फ्रीडम, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉवर्टी। सो पॉवर्टी के लिए इन्होंने और वाइडर एस्पेक्ट दिया है। सो ये एक अल्टरनेटिव मेथड है पॉवर्टी कैलकुलेशन का। अनदर पॉवर्टी कैलकुलेशन का एक अल्टरनेटिव मेथड होता है जिसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है? ये पब्लिश किया जाता है आपका ऑक्सफोर्ड एजुकेशन ऑन मेजर ऑफ डिप्रीविएशन। बेसिकली ऑक्सफोर्ड एजुकेशन पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है। ऑक्सफोर्ड एजुकेशन पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, दिस इज measuring the multi-dimensional poverty index. So multi-dimensional poverty index में 10 indicators होते हैं। बेसिकली 3 क्राइटेरिया होते हैं, एजुकेशन के 2 होते हैं, हेल्थ के 2 होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के 6 होते हैं, जिसमें वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बेसिक होती है। सो डिप्राइव्ड है कोई इंसान 3 क्राइटेरिया या इससे ज़्यादा तो वो मल्टी डायमेंशनली पुअर कहा जाता है। वो इसके बाद 2018 में जब लास्ट आया था तब उसको एसडीजी के साथ अलाइन कर दिया गया था। सो बेसिकली आपका दूसरा, अगर आपको बोले कि अल्टरनेटिव मेथड क्या है जो अगर पॉवर्टी को देखने के लिए, तो ये आपका अमर्त्य सेन एंड फिर अमर्त्य सेन मेथड एंड सेकंड इज योर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI। ओके, एंड एक और है जिसको गवर्नमेंट खुद एम्प्लॉय करती है सेंसस में, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में उन्होंने लिया था। तो इसमें आने के लिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के लिए उन्होंने 7 इंडिकेटर रखे थे कि आपका नेचर ऑफ हाउस होल्ड कैसा है, घर कच्चा है या पक्का है, अडल्ट लिटरेसी क्या है, घर में जो अडल्ट लोग हैं उनकी लिटरेसी लेवल क्या है, लैंड ओनरशिप क्या है, SC/ST हाउस होल्ड है या नहीं है, हाउस होल्ड विदाउट एनी अडल्ट मेंबर, हाउस होल्ड हेडिंग बाय द फीमेल, हाउस होल्ड विद द डिफरेंटली एबल पर्सन। सो ये 7 क्राइटेरिया, उसके बेसिस पे अगर एक हाउस होल्ड को सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में रखा जाता है, जिससे कि कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। जैसे उज्ज्वला स्कीम है, तो उज्ज्वला स्कीम में पहले सबसे पहले ये जो लोग शामिल थे उनको दिया गया था। ऐसे ही आरोग्य जो अभी चल रही है आयुष्मान भारत स्कीम आरोग्य के लिए, तो आयुष्मान भारत में जो भी बेनिफिशरी है वो जो लोग सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में थे उनको लिया गया है। सो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना उज्ज्वला एंड आयुष्मान भारत दोनों में इसको बहुत लार्ज स्केल पे यूज़ किया है। अब इसका लिमिटेशन क्या है? इसमें कोई हेल्थ इंडिकेटर कहीं भी नहीं है, हाउस होल्ड किस प्रकार का है, लिटरेसी कैसी है, हेड ऑफ द फैमिली कौन है, उसमें डिफरेंटली एबल है या नहीं है। सो दैट इज द क्राइटेरिया। सो देयर इज नो हेल्थ क्राइटेरिया, नो हेल्थ इंडिकेटर, नो इंडिकेटर ऑन द बेसिक नीड, उसकी बेसिक नीड पूरी हो रही है नहीं, उस पर कोई क्राइटेरिया नहीं है। नीड टू अपडेट हर टाइम, अभी 2011 का है और अभी चल रही है आपका 2021। सो अभी 10 साल में बहुत सारा चेंज हो सकता है, 10 साल में नया घर बन सकता है, फीमेल हेड से मेल हेड हो सकता है,
कोई नया डिफरेंटली एबल्ड आ सकता है, सो दैट मे बी many changes in the 10 years, so need to be updated regularly. No objective definition of poverty, even poverty का कोई ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन नहीं है कि भाई इसमें से 3 क्राइटेरिया मैच होंगे, 5 होंगे तो वो पावर है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है. सो दैट वाज द प्रॉब्लम लिमिटेशन विद दिस. सो वी हैव कम अक्रॉस द अल्टरनेटिव मेथड, अमर्त्य सेन मेथड, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड सोशियो-इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. ओके, सॉल्यूशन ऑफ पॉवर्टी प्रॉब्लम. पॉवर्टी प्रॉब्लम का बेसिक सॉल्यूशन क्या है, उसको कैसे समझा जाए. सो एडिक्वेट, चीपर एंड एक्सेस टू चीपर भी हो, एडिक्वेट भी हो एंड क्रेडिट हो एक्सेसिबल. सो बेसिकली क्रेडिट मिले. देखिए कॉमन रीजन होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए क्रेडिट जो डिफॉल्ट होता है उसके दो रीजन होते हैं. एक तो होता है लैक ऑफ एबिलिटी टू रिपे और लैक ऑफ विलिंगनेस टू रिपे. सो विलिंगनेस तो यहाँ पे है पुअर में, बट लैक ऑफ एबिलिटी टू रिपे है, तो उसको प्रॉपर करने का जरूरत है. सो पहले तो क्रेडिट अवेलेबल करवाने की बात है. सो क्रेडिट बेसिकली माइक्रो फाइनेंस बेस्ड क्रेडिट यूनिट्स है, वो अवेलेबल करवा सकती है. यहाँ पे बेटर हो सकता है छोटा सा अमाउंट हो, पुअर बोरोवर को लो इंटरेस्ट रेट पे दिया जा सकता है. उसके लिए चैनल क्या हो सकता है, आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकता है जिसको कमर्शियल बैंक से जोड़ा जा सकता है. माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी जैसे बहुत सारी है ना, स्पंदना, मैग्मा, ऐसे बहुत सारी है जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दे आर वर्किंग. एंड एसएचजी के साथ नाबार्ड मिल के वर्क कर रहा है, कमर्शियल बैंक वर्क कर रही है. सो दे आर प्रोवाइडिंग द चीपर and small loan to the poor, so they can build their own capability and their own small enterprises. इसको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए मालेगांव कमेटी बनी थी. मालेगांव कमेटी का मेन टास्क था रिव्यू द एमएफआई, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. उनका मेन, उसके अंदर मेन गोल ये था, माइक्रो फाइनेंशियल मालेगांव बना ये था कि काफ़ी लोगों ने उस टाइम में, फार्मर्स ने साउथ में, स्पेशली आंध्र प्रदेश में पर्टिकुलरली बहुत सारे लोगों ने स्पंदना और भी बहुत सारी जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका नाम पे और बोला कि वो हैरेस हो रहे हैं और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है. सो उसी के बैकड्रॉप में मालेगांव कमेटी बनी थी, जो उसका मेन रोल था कि भी रिव्यू करना उनका, ये लोग वर्क कैसे कर रहे हैं. अच्छा, इनका माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कहना था कि उनका कॉस्ट ऑफ रिकवरी बहुत ज़्यादा है, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको स्मॉल लोन देना, स्केटर्ड एरिया में देना. सो दैट इज़ एन इश्यू. सो फिर उस मालेगांव कमेटी ने कैपिंग की थी कि 24% से ज़्यादा कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दे कैन नॉट go beyond the 24% per annum of the this interest rate. This is normally the interest rate 2 rupees per सैकड़ा जनरली बोला जाता है गाँव में. so that is the maximum. so डायरेक्ट. अब उसके अलावा सेकंड अगर बात करें कि कैसे पॉवर्टी को टारगेट किया जाए, पॉवर्टी को कम किया जाए, तो डायरेक्टेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम शुरू हुए थे 1980s में, क्योंकि 1970s के बाद में एक टारगेट था कि पहले ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, पहले ऊपर की एक लेयर बन जाए जिनका पैसा हो जाए, फिर वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो, बट दैट वाज फेल्ड. ट्रिकल डाउन इफेक्ट वाज नॉट वर्किंग. देन गवर्नमेंट कम अप विद द डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए दो वे हो सकते हैं, या तो वेज बेसिस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जनरेट करे. सो 1980s में बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट ने डाला था, तो उसी से एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ थी, वो काफ़ी अच्छी थी. 2.7% के आसपास एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ थी, जो कि हाईएस्ट वन थी. सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी उन्होंने जनरेट किए और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी जनरेट किए. सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम क्या हो सकते हैं? इनकम जनरेटिंग एसेट बीइंग प्रोवाइडेड टू बेनिफिशरी. स्मॉल और बिगर एसेट दिए जाते थे, जैसे सिलाई की मशीन दे देना है, सेविंग मशीन है, या स्मॉल जो टाइल्स वगैरह की मशीन्स हैं, ऐसे एसेट प्रोवाइड करवाना जिसके ऊपर गवर्नमेंट की सब्सिडीज हो, बैंक का क्रेडिट मिल जाए और उनका काम भी शुरू हो जाए.
इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और विमेन के लिए भी प्रोग्राम शुरू किया गया था 1990s और 2002 में। फिर स्वर्ण जयंती ग्राम योजना भी आई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बहुत पॉपुलर हुई थी 2000 के आसपास, अटल बिहारी गवर्नमेंट ने लाई थी। सो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी, उसके बेसिस पे उन्होंने बोला था कि शाइनिंग इंडिया का वो नारा भी आया था। सो दैट ऑल अबाउट। सो बेनिफिशरी ऑर्गेनाइज एज ए सेल्फ हेल्प ग्रुप, और उनको फिर माइक्रो फाइनेंस बेस्ड क्रेडिट दिया जाता है, सेटअप माइक्रो एंटरप्राइजेस। आपने अगर गौर किया होगा तो जो बीजेपी गवर्नमेंट्स आ रही है, आई एम नॉट सेइंग, आई एम सेइंग बेसिकली मेजर पॉलिसी ऑफ द एवरी गवर्नमेंट, सम पार्टीज हैव देयर ओन आइडियोलॉजीज। सो ये बेसिकली स्मॉल लोन प्रोवाइड करने में ज़्यादा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में ज़्यादा उनका फोकस होता है। सो बेसिकली राइट नाउ आप देख सकते हो मुद्रा बैंक वगैरह है, अभी दिस गवर्नमेंट इज ऑल्सो फॉलोइंग सेम काइंड ऑफ थिंग। सो माइक्रो एंटरप्राइजेस सेटलमेंट के लिए उन्होंने किया था। अब वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होता है? वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। ये वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है? कम्युनिटी वर्क, एसेट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के एसेट बनाया जाए जिसपे पुअर पीपल है उनको एम्प्लॉय किया जाए। ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट, लीन सीजन होता है जो एग्रीकल्चर का, उसके लिए। फिर आता है उसके बाद में सबसे पहला जो लार्ज स्केल ट्राई किया जाता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। उसी को फिर कन्वर्ट करके यूपी गवर्नमेंट 2006 में लाती है नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। नरेगा आता है, नरेगा स्कीम 2006 में। उसको फिर उसका नाम है जो महात्मा गांधी नरेगा को बोल दिया जाता है, उसका नाम फाइनली अभी महात्मा गांधी नरेगा है। उसके क्या फीचर्स है? स्कीम अंडर द नरेगा, राइट टू वर्क एटलीस्ट 100 डेज था, अभी कुछ डेज और 150 डेज कर दिया है। एन एडल्ट मेंबर एवरी रूरल हाउस होल्ड, अनस्किल्ड ध्यान रखना है आपके लिए मनरेगा का। ये मैं मनरेगा का आपको फाइनली बताता हूँ। दिस वन इज द लास्ट वेयर द रूरल पॉवर्टी इज टारगेटेड। सो डिमांड बेस्ड जॉब क्रिएशन है, सेल्फ टारगेटेड है, मतलब गांव में लोग डिमांड करेंगे और उसी के बेसिस पे वहीं पे जॉब क्रिएट किए जाएंगे। सो डिमांड बेस्ड है। ये लाइन सीधी की सीधी उठ के आ जाती है, मनरेगा इज डिमांड बेस्ड जॉब क्रिएशन, सेल्फ टारगेटेड। विद इन 15 डेज एप्लीकेशन अगर नहीं दिया गया है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा। और ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है वो कौन देता है? स्टेट देता है। दो स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एंड बट उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है वो स्टेट को देना पड़ेगा अगर 15 डेज में अप्लाई करने के बाद में अगर आप जॉब नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे। नेचर ऑफ वर्क क्या होगा? नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट होगा, जैसे पॉन्ड वगैरह का काम करना है, रोड क्लीनिंग का काम करना है, लिंकिंग विद द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड। सो पॉन्ड क्लीनिंग एग्रीकल्चर इरिगेशन में यूज आ जाता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ और एम्पावरिंग मेनली बाय द ग्राम पंचायत। ये ग्राम पंचायत को काफ़ी अच्छे से एम्पावर किया है। ग्राम पंचायत कैन टेक हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत, एनजीओज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, बट बेसिकली प्लानिंग है वो पूरी ग्राम पंचायत करती है, अकाउंटेबिलिटी होती है वो पूरी ग्राम पंचायत की होती है। सो दिस इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर की तरफ रहती है। अच्छा, इसमें इक्वल वेजेस होते हैं मेंस एंड वुमेन के लिए। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड होता है, पहले 150 था, अब अराउंड 200 रुपीज़ है। तो ये उसका इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग टू उसका वेजेज होता है। सोशल ऑडिट होता है, वेरिफिकेशन एंड स्क्रूटनी होती है। सोशल ऑडिट ग्राम सभा करती है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। मनरेगा अकाउंट और मस्टर रोल का स्क्रूटनी भी होता है। मस्टर रोल होता है जिसपे उनकी हाजिरी लिखी जाती है, प्रेजेंट एब्सेंस जो लिखा जाता है उसको मस्टर रोल बोलते हैं मनरेगा में। मेरा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट होगा कि अगर पॉसिबल हो तो एक बार मनरेगा वर्क करके देखिए फॉर 5 to 7 days, so you will learn many things about that. Better transparency and accountability होती है, सोशल ऑडिट एंड स्क्रूटिनी से। एक है इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे, ISDS, ऑल इंडिया का। ये याद रखना है, ISDS है जो ओनली ऑल इंडिया सर्वे है जिसने मनरेगा पे सर्वे किया। उसने कुछ मनरेगा की कमियां और फायदे बताए। इसमें नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड ने ये ISDS किया है। सो ISDS में क्रिटिसिज्म की है, करप्शन, हमको पता है वहाँ फजिंग ऑफ नाम के
फजिंग हो जाते हैं, पुअर टारगेटिंग होती है, कोई भी आके काम पे लग जाता है जो बेनिफिशरी होते हैं करेक्टली उनको नहीं मिल पाता है. सो दैट इज द बेसिक क्रिटिसिज्म. मोस्ट ऑफ स्टेट्स गुड इम्प्लीमेंट. राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट के अलावा अरुणाचल प्रदेश वगैरह के अलावा गुड इम्प्लीमेंटेशन है. राजस्थान में भी बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन अब शुरू हो गया है. पुअर इम्प्लीमेंटेशन आता है बिहार और उड़ीसा में. पुअर इम्प्लीमेंटेशन बताया गया ISDS सर्वे के हिसाब से बता रहा हूँ. पुअर क्वालिटी ऑफ एसेट है, एसेट की क्वालिटी पुअर होती है. इसमें जनरली क्या होता है 60% एंड 60 और 40% का मटेरियल का रेशियो होता है वेज टू मटेरियल. मतलब 60% वेज पे पैसा डालना है और 40% मटेरियल पे पैसा डालना है. ऐसा होता है ग्राम पंचायत लेवल पे इसको डिसाइड करना होता है. चेंज इन गवर्नमेंट 60 to 40 एट डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट के हिसाब से उसको करते हैं पर बेसिकली 60-40 होता है. नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द लेबर सप्लाई ऑफ हायर वेजेस. जनरली दूसरे एग्रीकल्चर वर्क के लिए लेबर की रेट बढ़ जाती है, हायर इन्फ्लेशन हो जाती है क्योंकि पैसा सबके पास आ रहा है. सो दैट ऑल अबाउट दी नेगेटिव्स. बेनिफिट क्या है? ISDS ने बेनिफिट बताया कि पॉवर्टी रिडक्शन में हेल्प करता है, हायर वेजेस करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कर दिया है. बहुत सारी लेडीज़ को फर्स्ट टाइम में बेटर एजुकेशनल अटेनमेंट अमंग द चिल्ड्रन, रिडक्शन इन चाइल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ी, घर वालों को भी अब एडल्ट को जॉब मिलने लगा. एंड वीमेन एम्पावरमेंट. 1/3 ऑफ वीमेन है, उन्होंने बोला कि उन्होंने लाइफ का पहली बार कोई पेमेंट है इन केस उनको मिला है. सो दैट इज एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन. ISDS says that almost 45% women beneficiary of Manrega claiming that first money wage for them. Empowerment of the Gram Panchayat also there. So all of these, the plus positive and negative of this Manrega scheme. So that is all about the poverty. So I completed the poverty and poverty from the estimation to how to target and how to reduce the poverty all over there. Thank you. अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट. थैंक यू.